गुड मॉर्निंग। रीट एग्जाम के लिए आपके जो एसएसटी से संबंधित जो प्रश्नावली या प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्नावली या प्रस्तावना से संबंधित जो शब्दावलियों का चयन किया गया है, उनमें वेदांत क्लास की ओर से आज पहला वीडियो जारी किया जा रहा है। ये मॉर्निंग का 40 मिनट का वीडियो होगा। इसमें प्रस्तावना से संबंधित आदि शब्दावली जो है उसको अपन चर्चा करेंगे और आगे की जो शाम की वीडियो होगी उसमें एक एक शब्द का डिटेल से वर्णन किया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में और आपको केवल अपना पेन कॉपी लेकर के एक डायग्राम के आधार पे पढ़ना है ताकि सारी चीजें हमारी क्लियर हो सके। सबसे पहला जो आपके चैप्टर दिया हुआ है रीट में वो है आपका प्रस्तावना। और प्रस्तावना की यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत पंडित नेहरू के विचार हैं। हालांकि प्रस्तावना में एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि संविधान के जितने भी उद्देश्य हैं, संविधान की जितनी भी शब्दावली हैं, संविधान के जितने भी विचार और भाषाएं हैं, उन सब का उल्लेख आपकी प्रस्तावना में किया गया है। हम प्रस्तावना में दो प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं। पहला तो आपको याद रखना होगा कि प्रस्तावना की यदि बात की जाए तो एक तो हम इसका पढ़ेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय और एक प्रस्तावना की यदि बात की जाए तो इसका हमें विशेष रूप से जितने भी शब्द हैं उन सब का विशेष अध्ययन करना होगा। सामान्य परिचय में हमें केवल इस बात को ध्यान रखना होगा कि प्रस्तावना की भाषा कहां से प्रभावित है, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, प्रस्तावना का स्रोत जो है ये स्रोत मूल रूप से क्या होगा। इसमें आप लोगों को मूल आधार पे जो ध्यान रखने हैं वो दो तीन चीजें हैं। भाषा जो प्रस्तावना की ली गई है वो ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के आधार पर ही उसकी शब्दावलियों का चयन भारत के संविधान में किया गया है। आपसे यदि वो कभी प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान में भाषा संबंधी जो प्रावधान है वो भाषा संबंधी प्रावधान कहां से अपनाया गया है, तो आपको इसका याद रखना होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद में प्रस्तावना का जो विचार है ये प्रस्तावना का विचार अपनाया गया है अमेरिका से। जिस प्रकार से अमेरिका के संविधान के प्रारंभ में संविधान निर्माताओं के द्वारा जो प्रस्तावना को रखा गया था उसी प्रकार से भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के प्रारंभ में संविधान की प्रस्तावना को रखा है, जिसमें हमें संविधान के उद्देश्य और सिद्धांत और ये पता चलता है कि भारत की जो प्रणाली होगी वो किस प्रकार की होगी। इसमें स्रोत के आधार पर यदि देखा जाए तो स्रोतों में अपन को मूल रूप से दोनों चीजें ध्यान रखनी होंगी। एक तो जैसे आपके भाषा वाली है और एक आपके विचार की है। एक हमें याद रखना होगा शक्ति का स्रोत क्या होगा। तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान की जो शक्ति होती है उसका स्रोत किसे माना गया है, जनता को। इसमें सामान्य परिचय में मूल रूप से जो प्रारंभ के जो ऊपर से आपके क्वेश्चन बनके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं उनको मैं इसमें आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना कि प्रस्तावना की रचना किसने की है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना की यदि बात करें तो इसकी जो रचना की गई है ये रचना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आपने इस बात को पढ़ा होगा और इसको आपने सुना भी होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो एक रूप से पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था। और पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा उस उद्देश्य प्रस्ताव को आपने पढ़ा होगा 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अपना जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी
सन 1947 को पारित कर दिया गया था और पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय संविधान की क्या कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। अब प्रस्तावना के जो प्रारंभ के शब्द हैं उन पे यदि हम जाएं तो सबसे पहले आपको मैं इसको एक बार बता देता हूं कि प्रस्तावना की रचना कौन ने की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारतीय संविधान की रचना किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एक हमको ध्यान रखना होगा कि पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो अपने उद्देश्य प्रस्ताव रखे हैं उन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, पारित किया गया। और उन उद्देश्य प्रस्तावों को ही भारतीय संविधान की क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। आगे ध्यान से देखिए, इसके अंतर्गत हमें कई प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं और पहला प्रश्न जो होता है वो आपको डायरेक्ट यही पूछता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इस प्रस्तावना का रचनाकार कौन है। तो प्रस्तावना के रचनाकार माने गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, सबसे पहले एक सामान्य परिचय के आधार पर इसकी जो प्रमुख शब्दावली है उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को लिखा गया है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुए और 22 जनवरी 1947 को इनको पारित कर दिया गया था। इसमें सबसे पहली जो शब्दावली है वो है हम भारत के लोग। और आपको पहला प्रश्न यही बनेगा कि हम भारत के लोग नामक शब्दावली जो है ये कहां से अपनाई गई है। तो आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक हमें ध्यान रखना है यूएनओ और एक आपको याद रखना है यूएसए। आपको ऑप्शन में यूएनओ भी आ सकता है और आपको ऑप्शन में यूएसए भी। ये दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन आपको प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। यदि वो ये कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली जो शब्दावली है हम भारत के लोग किस देश के संविधान से अपनाई गई है, तो आपको याद रखना होगा कौन से देश से अपनाई गई है, अमेरिका से। लेकिन हम भारत के लोग नामक जो शब्दावली है इसका आधार आपको ध्यान रखना होगा, ये भी क्या है, यूएनओ। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की यदि बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपना जो चार्टर बनाया गया था उस चार्टर के अंतर्गत सबसे पहली जो चीज थी वो केवल यही रखा गया था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, इसमें से ये शब्दावली ली है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कोई देश ना होकर के एक संस्था है, इसलिए उसका संविधान नहीं कह सकते, केवल उसका एक क्या है, चार्टर है। लेकिन हमें संविधान पे याद रखना होगा तो प्रश्न का जवाब आपको ये देना पड़ेगा कि दुनिया में पहला लिखित संविधान आपको पता है कहां का बना है, अमेरिका का। और अमेरिका के संविधान के प्रारंभ में संविधान निर्माताओं ने किसको रखा है, प्रस्तावना को। और यहीं से हमने अपनाया गया था कौन सा शब्द, हम भारत के लोग। तो याद रखना है प्रस्तावना का जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, वो किस देश के संविधान की प्रस्तावना से, तो आपको याद रखना है कहां से, अमेरिका से। लेकिन इससे पहले इसका जो प्रारूप है वो कहां दिया हुआ है, यूएनओ के चार्टर में। अब वो संविधान देकर के पूछता है तो आपको यूएसए करना है, और डायरेक्ट वो पूछता है तो आपको यूएनओ करना है। और इस शब्दावली से हमको इस बात का पता चलता है कि भारत में जो अंतिम शक्ति है वो किसके हाथों में निहित होगी। तो भारत में जो संविधान की अंतिम शक्ति निहित है वो किसके हाथों में निहित होगी, जनता के हाथों में। तो संविधान की शक्ति का जो मूल स्रोत है, वो संविधान की शक्ति का मूल स्रोत किसे माना गया है, जनता को माना गया है। आगे आपने देखे, जैसे हम आपके आगे बढ़ते हैं तो मेन चीज आपको ध्यान रखनी होगी, प्रस्ताव क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रस्तावना के अनुसार के लागू होने की तिथि पूछेगा। तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान के लागू होने की जो तिथि मानी गई है वो है 26 नवंबर 1949। यदि आपको वो मिति पूछता है
तो मिति आपको याद रखनी होगी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2000 कितना 6। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। तो आपको याद रखना है प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान के लागू होने की जो तिथि आपको बताई गई है वो 26/1900 कितना है 49। और अगर आप तिथि पूछता है तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2000 कितना होगा, इसमें 6 होगा। तो आप याद रखना पहला आपका जो क्वेश्चन बनता है वो पहला क्वेश्चन बनेगा आपके हम भारत के लोग नामक शब्दावली कहां से लिए, तो यूएनओ से। अगर संविधान देकर के पूछता है तो कहां से ली है, आपको अमेरिका से। लागू होने की तिथि यदि पूछता है प्रस्तावना के अनुसार तो 26 नवंबर कितना होगा 1949। और मिति यदि पूछता है तो मिति होगी आपकी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। आगे देखिए जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपने एक क्वेश्चन ऐसे भी पढ़ा होगा कि संविधान में इस बात को पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई शब्द देगा, आपको पूछेगा कितनी बार उल्लेख हुआ है। और सबसे ज्यादा एसएससी वगैरह की जो रेलवे वगैरह की एग्जाम होती हैं इनमें ज्यादातर ये पूछा जाता है कि भारत जो शब्द है इस भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है। तो आप सीधे ही याद कर लेना कि भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है, 2 बार। हम भारत के लोग और भारत को एक, बस ये आपको याद रखना है कि इस प्रारंभ में ही भारत शब्द का उल्लेख हुआ है और भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 2 बार। एक आपसे कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि व्यक्ति शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो व्यक्ति शब्द का उल्लेख आपको याद रखना है मात्र 1 बार। और एक हमें याद रखना है कि नागरिक जो शब्द है इस नागरिक शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो नागरिक शब्द का उल्लेख भी कितनी बार हुआ है, 1 बार। तो आप याद रखना भारत शब्द का उल्लेख 2 बार, व्यक्ति शब्द का उल्लेख 1 बार, नागरिक शब्द का उल्लेख 1 बार। आगे आपसे जो प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की याद की जाए तो कई चीजें आपको याद रखनी है साहब। जैसे सबसे पहली कि संविधान का उल्लेख जो किया गया है वो एक विस्तृत रूप से है, लेकिन प्रस्तावना जो है इसका उल्लेख ना तो किसी अनुच्छेद में है ना इसका उल्लेख किसी अनुसूची में दिया गया है और ना इसका उल्लेख किसी भाग में किया गया है। और सबसे मेन चीज कि भारतीय संविधान जो है इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो शब्दावली है वो शब्दावली जो है वो वाद्य योग नहीं है, अर्थात वाद्य योग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि शब्दावलियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेकर के कई बार हाईकोर्ट में और सर्वोच्च न्यायालय में ये फैसले हुए हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इससे संबंधित कुछ केस आगे आएंगे, उन केसों पे अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में ध्यान रखना बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, सामान्य सा है, ना तो किसी अनुच्छेद में, ना किसी अनुसूची में, ना किसी भाग में, और ना ही कैसी है ये वाद योग है। और मित्रों जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो विशेषकर आपको ध्यान रखना वो ये पूछेगा कि प्रस्तावना जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं है। तो आपको याद रखना है कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात कि प्रस्तावना जो है इस प्रस्तावना को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। सबसे पहली चीज, ये सारी चीजें हर विद्यार्थी को पता होनी चाहिए, क्योंकि सेकंड जो वीडियो मैं आपको डालूंगा उसमें एक एक शब्दावली का डिटेल से वर्णन किया जाएगा। सबसे पहले आप एक चीज और ध्यान रखना कि प्रस्तावना के अनुसार जो राज्य है इस राज्य की आपसे वो पूछेगा प्रकृति। क्या पूछेगा? प्रकृति। तो कुछ शब्द ध्यान रखने हैं। एक हमें याद रखना होगा संप्रभु, एक हमको याद रखना होगा समाजवादी, एक हमको याद रखना होगा
पंथ निरपेक्षता। एक हमको याद रखना होगा और एक हमको याद रखना होगा गणराज्य। तो राज्य की प्रकृति क्या है? तो इसमें पहली जो आपको याद रखनी है, तो आप याद रखना कि भारत एक कैसा देश माना गया है? संप्रभु। सेकंड जो वीडियो आपका आएगा उसमें इन शब्दावलियों के अपन डिटेल से अर्थ जानेंगे, ताकि आपको इनके अर्थों के बारे में भी पता हो और इनका जो मीनिंग क्या होगा वो मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। एक शब्दावली है समाजवादी और एक है आपके पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता। ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि साहब धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता ये अलग अलग है या एक ही है। तो मैं इसके बारे में बिल्कुल आपको आगे बताऊंगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा वो भी हमें ध्यान रखना होगा। एक आपको याद रखना है लोकतांत्रिक, हालांकि सामान्य सा इसका आप पता होता है कि लोकतंत्र क्या होता है। और एक आपको याद रखना होगा गणराज्य। तो राज्य की प्रकृति के अंतर्गत ये 5 शब्दावली आपको ध्यान रखनी है। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। धर्म और पंथ ये दोनों अलग अलग हैं, इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। एक है लोकतंत्र और एक है आपके गणराज्य। ये राज्य की क्या बताई गई है? आपको प्रकृतियां बताई गई हैं। इसके बाद में आपको याद रखना होगा मेन जो चीजें होती हैं, इसमें आपको बताना होगा कि राज्य जो है इसके उद्देश्य के अंतर्गत कि राज्य का उद्देश्य क्या होगा। तो मूल रूप से मैं आपको सामान्य रूप से एक बात बता देता हूं कि यहां पर हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। प्रस्तावना में ये दिया गया है कि संविधान के मूल उद्देश्य क्या हैं। तो मित्रों, संविधान के मूल उद्देश्यों में सबसे ध्यान रखना होगा और सरकार इस प्रकार से आपस में मिलकर के काम करें कि व्यक्तियों का ज्यादातर कल्याण हो। इसमें रखना है, एक तो आपको याद रखना है कि सभी व्यक्तियों को क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? न्याय। याद रखनी है कि इसी के द्वारा हमें क्या मिलेगी? स्वतंत्रता। और एक हमको बताया गया है कि इसी में हमें क्या मिलेगी? समानता। तो सबसे पहले भारतीय संविधान जो है इसकी प्रस्तावना के अंतर्गत जो उद्देश्य है, उद्देश्य में सबसे पहला है जाएगी स्वतंत्रता और एक की समता या समानता। आप ये भी ध्यान रखना कि भारतीय जो संविधान है वो हमें कितने प्रकार के न्याय उपलब्ध कराता है। तो आप इसको इस तरीके से पढ़ें कि इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं। एक आप पढ़ोगे सामाजिक न्याय, एक आप पढ़ोगे आर्थिक न्याय और एक आप पढ़ोगे राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या होता है? अपन जो सेकंड वीडियो डालेंगे उसमें इसका सारा जो मीनिंग है वो अपन को बताई जाएगी। और स्वतंत्रता है साहब 5 प्रकार की। यदि आपको पता हो तो स्वतंत्रता से संबंध कुछ प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भी किए गए हैं, लेकिन वो एक स्वतंत्रता जो है वो मूल अधिकारों के अंतर्गत दी गई है। और इसमें प्रस्तावना में यदि पूछता है कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो प्रस्तावना में आपको याद रखनी है 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में आपको याद रखना होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और एक आप याद रखना उपासना। इस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें पहली है आपके विचार, दूसरी है अभिव्यक्ति, तीसरी है विश्वास, चौथा है धर्म और पांचवा है आपके उपासना। तो समता या समानता के अंतर्गत आपको 2 प्रकार की है। एक तो आपको है सर की और एक आपको दी गई है प्रतिष्ठा की।
तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंतर्गत कितने प्रकार की समानताओं की चर्चा की गई है, तो आपको याद रखना होगा एक तो अवसर की और एक किसकी, प्रतिष्ठा की। इसी को अपन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक जो चलेंगे उनमें अपन चर्चा करेंगे। वैसे आप ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है उसमें लोक नियोजन में किसकी समानता बताई गई है, अवसर की। लेकिन मित्रों आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि भारतीय संविधान में अलग से प्रतिष्ठा की समानता का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अवसर की जो समानता है, इसी समानता के अंतर्गत प्रतिष्ठा की समानता को भी शामिल किया गया है। तो देश में आपको ध्यान रखना है कि न्याय जो है वो आपको कितने प्रकार के बताए गए हैं, 3 प्रकार के। और एक आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता जो बताई गई है वो कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। और समानता जो बताई गई है, ये समानता है मूल रूप से आपके कितने प्रकार की है, 2। एक तो अवसर और एक किसकी, प्रतिष्ठा की। इनकी चर्चा, इन शब्दों के अर्थ अपन सेकंड वीडियो में देखेंगे। इसके बाद में आपको मूल रूप से एक बात और ध्यान रखनी होगी, अमेरिका की क्रांति। एक हमको याद रखनी होगी फ्रांस की क्रांति, और एक हमको याद रखनी होगी रूस की क्रांति। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के ऊपर 3 देशों की क्रांतियों का प्रभाव दिखाई देता है। एक तो है आपके अमेरिका, एक है आपके फ्रांस, और एक है आपके रूस की क्रांति। सबसे पहले आपको इस बात का भी मालूम होना चाहिए कि ये क्रांतियां कब कब हुई हैं, क्योंकि डायरेक्ट कई बार जीके के पेपर में ये उठा के पूछ लिया जाता है कि अमेरिका की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, रूस की क्रांति कब हुई थी। अमेरिका की क्रांति की अगर बात करें तो अमेरिका की क्रांति हुई थी 1700 कितने में, 76 में। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी कितने में, 1789 में। रूस की जो क्रांति हुई है मित्रों, ये रूस की क्रांति हुई थी 1900 कितने में, 7। अब देखो, अमेरिका की क्रांति भी किस व्यक्ति से प्रभावित है, फ्रांस की क्रांति भी किस व्यक्ति से प्रभावित है, और रूस की क्रांति भी किस व्यक्ति से प्रभावित है। लेकिन अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल ये देख रहे हैं कि कौन सी क्रांति का प्रभाव हमारे प्रस्तावना पे दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है, एक तो कौन सी हो गई आपके अमेरिका, एक कौन सी हो गई आपके फ्रांस, और एक कौन सी हो गई रूस। एक चीज आपने पढ़ी होगी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो शब्दावली है आपने वैसे डायरेक्ट भी पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नामक जो शब्दावली है ये कौन से देश की क्रांति का नारा था। तो आपने पढ़ा होगा फ्रांस की जो क्रांति थी, इस फ्रांस की क्रांति का मूल नारा जो माना गया था वो था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। अमेरिका की जो क्रांति है, इस क्रांति में मूल रूप से स्वतंत्रता से संबंधित जो विचार हमारे देश की प्रस्तावना में अपनाए गए हैं वो मूल रूप से किस देश की क्रांति से संबंधित है, अमेरिका की क्रांति से। स्वतंत्रता इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये स्वतंत्रता एक प्रकार से व्यक्ति के लिए है, और ये स्वतंत्रता यदि आपसे पूछी जाए तो ये संपूर्ण व्यक्तियों के साथ साथ हमारे देश की सरकार और हमारे देश की जो जनता है उन दोनों के लिए है। और रूस की क्रांति से जो मूल रूप से है वो आपको याद रखना है कि आर्थिक क्षेत्र में जितने भी शब्दावली या आर्थिक समानता की जो शब्दावली दी गई है, वो आर्थिक समानता की शब्दावली कहां से ली गई है, रूस से। तो हमारे देश की जो प्रस्तावना है या हमारे देश की संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में अमेरिका, फ्रांस और रूस, इन तीनों देशों की क्रांतियों का प्रभाव दिखाई देता है। मेन जो क्वेश्चन बनता है वो आपने पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति की यदि बात करें तो 1789 में होती है, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस क्रांति का मूल क्या माना गया था, नारा। रूस, और रूस की क्रांति की यदि बात करें तो आर्थिकता, आप इसको ऐसे याद करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आर्थिक शब्दावली, आर्थिक समानता का विचार जो हमने अपनाया है वो कहां से अपनाया गया है, रूस से। एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन बहुत इजी है,
किस क्रांति का नारा था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और आगे अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे। एक चीज ध्यान रखें, केवल 3 देशों की क्रांतियों का प्रभाव हमारे देश की प्रस्तावना पर दिखाई देता है। आगे यदि चर्चा करें तो प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस आपके सामने थे। उन केसों की यदि चर्चा की जाए तो इस प्रस्तावना जो है वो मूल रूप से संविधान का भाग है या नहीं है। तो अपन को देखो, इसमें केस तो कई सारे हैं, लेकिन मूल रूप से 2-3 केस हैं जिनके बारे में वो हमसे चर्चा कर लेता है और इन्हीं के बारे में हमसे वो प्रश्न पूछ लेता है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रस्तावना से संबंधित वाद कौन कौन से आए हैं। तो प्रस्तावना से संबंधित जो वाद हैं, इन वादों की यदि चर्चा की जाए तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, प्रस्तावना से संबंधित वाद या प्रस्तावना से संबंधित केस या प्रस्तावना से संबंधित विवाद, कुछ भी दे सकता है। यहां मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले एक केस आपने पढ़ा होगा, इनरी बेरूवारी विवाद। इनरी बेरूवारी विवाद, इनरी बेरीवारी विवाद जो हुआ था, ये हुआ था 1900 कितने में, 60। एक आपने पढ़ा होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद। गोलकनाथ बनाम कौन सा था? पंजाब राज्य। पंजाब राज्य विवाद हुआ था, ये हुआ था 1900 कितने में, 67। एक मित्रों सबसे महत्वपूर्ण है केशवानंद भारती बनाम केरल, और ये विवाद हुआ था आपके 1900 कितने में, 73। इसके बाद में एक था, वैसे देखो दो चीजें हैं, दो प्रश्न और पूछ सकता है वो। एक केस जो आपके बनेगा वो बनेगा LIC इंडिया LIC इंडिया विवाद। और LIC इंडिया विवाद जो हुआ था वो 1995 में हुआ था। उस विवाद में भी इसको दोहराया गया था। और एक आपने पढ़ा हो बॉम्बे बनाम भारत संघ, SR बॉम्बे बनाम भारत संघ विवाद में भी इसके कुछ निर्णय थे, उन निर्णयों को दोहराया गया था। तो मेन अपन को केवल इस बात पे चर्चा करनी है कि ये विवाद कैसे कैसे हुए हैं, इनमें क्या निर्णय हुआ। तो मित्रों सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनरू बेरीवारी विवाद में न्यायालय जो था वो इस बात को निर्णय देता है कि प्रस्तावना जो है, ये प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है, भाग नहीं है। निर्णय ये किया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या नहीं है, भाग नहीं है। यदि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो निश्चित है कि इसमें क्या भी नहीं किया जा सकता, संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो आपको ध्यान रखना था, संविधान का क्या नहीं है, भाग, संविधान का भाग नहीं है, भी नहीं किया जा सकता। हाँ, आगे देखिए, एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ, वो निर्णय ये हुआ था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। अर्थात प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की एक क्या मानी गई है, कुंजी मानी गई है। और इसमें यह भी कह सकते हैं कि ये तो संविधान निर्माताओं का एक विचार है, लेकिन आप ध्यान रखना, मूल निर्णय तो यही था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या नहीं है, भाग नहीं है।
आगे मित्रों एक विवाद हुआ था जिसका नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें भी यही निर्णय हुआ कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या नहीं है, भाग नहीं है। हालांकि इसमें मूल अधिकारों से संबंधित कई प्रकार के विवाद और हुए थे, उनके भी निर्णय। सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है केशवानंद भारती बनाम केरल। इसमें कहा संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान का भाग माना। इसमें यह है वाद योग नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग। यदि आपसे वो कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि किस निर्णय में ये विवाद, किस निर्णय में ये कहा गया था या किस विवाद में ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो बाध्यकारी नहीं है, वाद योग नहीं है, अर्थात न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, तो होगा केशवानंद भारती बनाम केरल। इसमें क्या कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो था, उस सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इनरी बेरी वारी विवाद में जो निर्णय दिया उसको बदलते हुए कहा था क्या है, भाग है, और प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो इसमें क्या भी हो सकता है, वाद योग नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग नहीं। आगे आपको पूर्ण प्रश्न एक भी ध्यान रखना है, वो ये कहेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद में दिया गया उसे अन्य किस निर्णय में दोहराया गया। तो आपको याद रखना होगा एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ विवाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक आधारभूत या मूलभूत क्या है, ढांचा है, अर्थात कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, एक भाग है। तो वैसे आपको इसमें ज्यादा कोई इतना वो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना से संबंधित जो मामला है वो इन केसों में केवल इतना ही है। वाकई इन केसों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अपन फर्स्ट ग्रेड के लिए जब इनकी वीडियो बनाएंगे तो उनमें इन सब का जो भी निर्णय आया है वो सारे आपको दिए जाएंगे। इसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसमें एक निर्णय ये भी आया था कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। तो इसमें कहा गया कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब इसमें एक शब्द अलग से निकल के आता है, मूल ढांचा, अर्थात हमें यह भी पता होना चाहिए, ये भी मालूम चाहिए कि संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, लेकिन उसकी चर्चा मूल अधिकारों में करेंगे। तो आप ध्यान रखना, इनरू बेरीवारी विवाद जो हुआ था, इनरू बेरीवारी विवाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। एक निर्णय इसमें यह भी आया था और यह कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के क्या है, मन की कुंजी है, मन के विचार हैं, उन्होंने अपने विचारों को इसमें समाहित किया है। इसके बाद में गोलकनाथ विवाद में भी यही कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आपके निर्णय हुआ है वो आपके निर्णय किसमें हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में। और इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन भी किया जा सकता है। और एक मित्रों आपको यह ध्यान रखना है कि प्रस्तावना क्या नहीं है, वाद योग नहीं है, अर्थात प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इसकी शब्दावली को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को समानता नहीं मिल पा रही है, आर्थिक समानता, तो वो इस बात को नहीं कह रहे। मूल रूप से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप ध्यान रखना इस चीज को, जो वो मुख्यमंत्री थे। अब ये मुख्यमंत्री कहाँ थे, ये मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, केरल या कर्नाटका। आप इस चीज को ध्यान रखना कि कर्नाटका या केरल कहां के सीएम रहे थे। अब आगे देखिए, प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना से संबंधित कुछ व्यक्तियों के कथन आप कह सकते हो
या कथन के आधार पर आप कह सकते हो कि कुछ व्यक्तियों ने अपने विचार पेश किए हैं कि किसी ने प्रस्तावना को क्या कहा है और किसी ने क्या कहा है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द आपको बहुत प्रॉब्लम खड़ी करता है कि प्रस्तावना जो है, इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो मित्रों आप याद रखना, आत्मा को लेकर के इसमें दो रखेंगे। भार। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यदि ये दोनों ही ऑप्शन में आ गए तो ऐसा कभी होगा नहीं। और वैसे आप याद रखना, व्यक्तियों ने अपनी अपनी तरफ से प्रस्तावना को संविधान की क्या माना है, आत्मा माना है। और आप एक चीज ध्यान रखना, बनाम पंजाब राज्य जो विवाद हुआ था, उस एक न्यायमूर्ति थे, संविधान की जो प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना को संविधान की क्या माना था, आत्मा माना था। लेकिन केवल आपको अभी ये ध्यान रखना है, भार्गव दोनों ने संविधान की आत्मा किसको माना है, प्रस्तावना को। एक आपको पता होगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग क्या है, क्या आभूषण है। ये यदि आपसे पूछे तो इस रूप से आपको याद रखना है, स्पेशली किस व्यक्ति ने कहा था, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, भाग है, अंग है और क्या है, आभूषण है। और एक आप याद रखें कि प्रस्तावना संविधान का परिचय, संविधान का क्या है, परिचय पत्र। तो प्रस्तावना जो संविधान का परिचय, पालकी वाला, ये जो आपको बताया है वो किसने बताया है, एन ए पालकी वाला। एक आपको याद रखना है, और एक आपको याद रखना है, तो आप पहले ध्यान रखना, कुंजी, उसका नाम है अर्नेस्ट वारकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक कुंजी नोट के आधार पे जो पढ़ा है, वो कुंजी नोट के आधार पे किसने कहा था, अर्नेस्ट वारकर। कुंडली ये कहा था के एम किसने, मुंशी ने, के एम मुंशी। एक बार आप वापस से देख लेना, आत्मा को लेकर के दो व्यक्तियों, एक तो आप इस बात को ध्यान रखना, ठाकुरदास भार्गव। भाग अंग, ये स्पेशली आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप हो चुका है। ये कहा था साहब ठाकुर दास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। परिचय पत्र किसने कहा, एन ए पालकी वाला ने। और कुंजी नोट किसने कहा था, अर्नेस्ट वारकर। और राजनीतिक कुंडली किसने कहा था, के एम मुंशी। किसने कहा था, के एम मुंशी ने। इसके अलावा एक हमको ध्यान रखना होगा, इसी के अंतर्गत आते हैं, एक बार मैं इनको मिटा देता हूं, आप वापस से देख लो। आत्मा का भाग क्या था, ठाकुरदास किसने। परिचय पत्र अगर पूछे, पालकी वाला। कुंजी नोट पूछा जाए तो अर्नेस्ट बाकर। और राजनीतिक कुंडली यदि पूछे तो किसने कहा था, के एम मुंशी ने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो एक कथन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में किस व्यक्ति ने कहा कि प्रस्तावना शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य के आधार पर संसार की एक अद्वितीय प्रस्तावना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक अद्वितीय या सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना है। आप याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सर्वश्रेष्ठ वार करने कहा था। किसने कहा था, अर्नेस्ट वारकर। और एक बात और ध्यान,
उत्तर तो देता है सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना। और एक यदि वो आपसे पूछता है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, याद रखें, प्रस्तावना हमारे दीर्घ सपनों का विचार है। तो एक नाम आपने पढ़ा होगा, स्वामी अय्यर। सर कृष्ण स्वामी अय्यर एक व्यक्ति हुए थे। इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है, विचार है। तो आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना किस व्यक्ति ने कहा था। सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना किसने कहा था, अर्नेस्ट वॉकर ने। और दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा था, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो आपको मैंने कुछ इससे संबंधित उनके बारे में चर्चा की। एक आप इस चीज को ध्यान रखना, इसमें जो शब्दावली हैं उनकी चर्चा मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी आपको एक प्रस्तावना के जो शब्दावलियों का सीक्वेंस है वो भी ध्यान रखना होगा, किस प्रकार के शब्दों से प्रारंभ होती है ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसमें जो लास्ट के क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान को कब लागू किया गया, वो मैंने बताया था 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। लेकिन जब बात आती है केशवानंद भारती मामले की, तो उस मामले में यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना जो है वो एक प्रकार से यदि देखा जाए तो संविधान का भाग है और उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की यदि बात करें तो प्रस्तावना में आपसे पूछेगा कि अब तक कितनी बार हुआ है संशोधन। तो इसको आपने केवल संशोधन एक बार हुआ है, और जो संशोधन और कितने में 76। और आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि 42वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन किए गए थे, इसलिए इसे भारतीय संविधान में मूल संविधान के आधार पर इसको एक लघु संविधान या अगर कह सकें एक संविधान का उप शीर्षक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा परिवर्तन हुए और हुआ है 42वें संशोधन 1900 किसके द्वारा हुआ है, 76 के द्वारा। देखिए एक शब्द आपने पढ़ा होगा साम्यवादी, एक आपने पढ़ा होगा पंथ, और एक शब्द आपने पढ़ा होगा, ये तीन वो शब्द हैं जो मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इनको 42वें संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कितनी थी, 85, और आज और जुड़ गए हैं तो शब्दों की संख्या कितनी हो गई है, 86। जब एग्जाम में पुटअप होता है तो आप याद रखना पहले तो कि प्रस्तावना में साहब कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार हुआ है। कौन 40वां संशोधन 1976 किस प्रधानमंत्री में महोदय कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी ध्यान रखना, एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्षता और एक शब्दावली कौन सी थी, अखंडता। ये शब्दावली तीनों मूल संविधान में नहीं थी, इन तीनों को बाद में जोड़ा गया था। और बाद में जो जोड़ा गया था इस प्रकार से शब्दों की कितनी हो गई है, 88 हो गई। ये क्वेश्चन जब आता है तो वो आपको ऑप्शन में चौथा शब्द जो देता है वो कौन सा देता है, संप्रभुता। और फिर पूछता है
कि भारतीय संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है कौन सा नहीं जोड़ा गया था।